सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। ये डीएलएड सेकंड सेम का जो है 2019 वाला जो बैच है उसमें हमारा जो है टॉपिक चल रहा है प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास एजुकेशन 4 के अंतर्गत तीसरा हेडिंग है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियाँ। यानी कि जो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो कौन कौन से आयोग गठित हुए, कौन कौन सी समितियाँ गठित हुई हैं। क्योंकि देखिए शिक्षा की जो आवश्यकता है वो सबसे एसेंशियल आवश्यकता है, जो सबसे आवश्यक जो है ज़रूरी चीज़ों में है वो शिक्षा को माना गया है। और ये किसी भी तरीके से करें, चाहे थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कम कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें जो है प्रारंभ से ही स्टार्ट हो गई थी शिक्षा को सुधारने के लिए, और धीरे धीरे इन कोशिशों को थोड़ा जारी रखने के लिए और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारी आयोगों का गठन हुआ, बहुत सारी समितियों का गठन हुआ। ये समितियां स्वतंत्रता से पहले से ही स्टार्ट हो गई थी और स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी सारी समितियों का गठन हुआ है, काफ़ी सारे आयोग का गठन हुआ है। चाहे वो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा है, चाहे हमारी वो उच्च शिक्षा है। ठीक है, हर शिक्षा के लिए अलग अलग कमेटियों का, हर अलग अलग आयोगों का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता से पहले शिक्षा से संबंधित जो है हमारी जानकारी है, उससे संबंधित जानकारी, संक्षिप्त जानकारी है इसमें लिखिए। देखिए सबसे पहले देखिए, जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ स्टूडेंट्स को, उन पीडीएफ को अपने सामने रख कर ही थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज उनके समझ में नहीं आ पाएगा जो है। देखिए सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा का विकास प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में होता चला आ रहा है। देखिए रूप अलग अलग हैं, लेकिन विकास जो है प्रारंभिक काल से ही शिक्षा में हुआ है। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है ना, प्रारंभिक जो सभ्यताएं जैसे जैसे बदली हैं, सभ्यताओं का विकास जैसे जैसे हुआ है, तैसे तैसे विद्यालय भी जो है विकसित हुए हैं। पहले विद्यालयों का स्वरूप कुछ और था, आज विद्यालयों का स्वरूप कुछ और है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता है। ठीक है, गुरुकुलों से देखें हम जो है, जहाँ पर एक गुरु के अंतर्गत कई सारे शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, वहाँ से यहाँ इसका स्वरूप जो है शिक्षा का देखने को मिलता है। वैदिक युग में गुरुकुल में गुरु छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके पश्चात बौद्ध युग में बौद्ध मठों में शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम युग में शिक्षा मकतबों और मदरसों में दी जाती थी। देखिए दो केंद्र थे वहाँ पर मुस्लिम शिक्षा के, मकतब और मदरसे। जो एक तरीके से कहें मकतब थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, और मदरसा जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, वहाँ पर उनको जो शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद हमारा ब्रिटिश युग आया। ठीक है, इसमें ब्रिटिश शासक सामान्यतः शिक्षा के प्रति उदासीन थे। ठीक है, शिक्षा के प्रति उनकी इतनी रुचि नहीं थी। सन 1765 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही। जैसा कि हम जानते हैं, जो शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, तो 1765 तक प्राथमिक शिक्षा देने तक ये सीमित रही थी। उसके उपरांत उच्च शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं भी स्थापित की गई। जहाँ पर समय की आवश्यकता हुई जो है वहाँ उन्होंने जो है उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता में की गई। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है भाई, थोड़ा सा डेट जरूर ध्यान में रखिए इसको जो है। देखिए सबसे पहले 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, 1800 में जो है हमारा लॉर्ड वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता नगर में, और 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के
बाद पुनरावर्तन होता था। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा होगा सभी ने जो है 20 वर्ष के पश्चात, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करा रहा हूँ क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, इतिहास में इसका डिटेल मिलता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हमारा जो उद्देश्य है वो आयोग और समितियों से है, इस वजह से डिटेल में यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था, यानी रिफ्रेशमेंट किया जाता था, रिफ्रेश उसको किया जाता था कि जो है एक तरीके से बदला जाता था, जो परिवर्तन उनको करने की आवश्यकता होती थी वो परिवर्तन उसमें किया जाता था। ठीक है, इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र के पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य से 1813 के आज्ञा पत्र जो है पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। ठीक है, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंट वेस्टर्न विवाद को इसमें जन्म दिया। पाश्चात्य जो है वो हमारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पाश्चात्य जो हमारी विदेशी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ दिया। पाश्चात्यवादियों और पाश्चात्यवादियों का विवाद सन 1934 तक चलता रहा और अंत में 1835 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दल के विचारों को तत्कालीन गवर्नर जो थे उस समय के जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है भाई, उनके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, इसी कड़ी में आगे जो इसमें आता है हमारा, वो आता है हमारा मैकाले का विवरण पत्र 1835। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कांग्रेस कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून के सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया था। उस समय तक पाश्चात्य विवाद अपने उग्रतम रूप में था। बेंटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया और इस विवाद को सुलझाने हेतु कानूनी सलाह देने का उन्होंने जो है उनसे अनुरोध किया। मैकाले ने अपनी सलाह को अपने एक प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेजा। समझिए थोड़ा सा इसको, उन्होंने एक सलाह को अपने एक प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेजा। इसी कारण से इसको मैकाले का विवरण पत्र 1835 कहा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है इसमें जो है मैकाले का विवरण पत्र। इन्होंने कौन कौन सी जो है इसमें जो है शर्तें रखी या कौन कौन सी सिफारिशें की उन्होंने जो है, समझिए। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि 1 लाख की धनराशि को अपने हिसाब से कहीं भी व्यय कर सकती है। वह इस धनराशि को इच्छानुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। उसकी इच्छा है कि वो उसको किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये से ऊपर को जो है उसके लिए उसको उसकी जवाबदेही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। समझिए, भारतीय विद्वान में हम मुसलमान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी को भी हम जो भारतीय विद्वान ही कहा जाएगा वो। ठीक है, मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के निम्नलिखित दोष उभर कर आए। उसके कुछ दोष भी थे, वो क्या क्या दोष थे समझिए थोड़ा सा। भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ। सेकंड, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई इसमें। थर्ड, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई। फोर्थ, भारतीयों पर विदेशी सभ्यता को थोपा गया। ठीक है भाई, जैसा हम ऊपर पढ़ रहे हैं
कि जो ये इन्होंने जो आदेश पत्र में अपने विवरण पत्र में जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से महसूस भी होता है हमको जो है कि भारतीयों पर विदेशी सभ्यता को थोपा गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे है इसमें शिक्षा नीति के उपयुक्त दोष उभर कर आए, जो जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था। फिर भी उसकी शिक्षा नीति ने निम्नलिखित अच्छे प्रभाव भी डाले हैं, निम्नांकित अच्छे प्रभाव भी डाले हैं। सबसे पहले भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना, भारत देश के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना। सेकंड है भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास करना, यहीं से मतलब मैकाले की शिक्षा नीति से ही आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास हुआ। और भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, लोगों में भारतीय जागरूकता जो है एक तरीके से कहें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई। आगे मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। क्या शब्द थे वो थोड़ा सा इसको जो है अंडरलाइन करके रखना है सभी को। जो है शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्तम प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपना जो है शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये हमारा मैकाले का विवरण पत्र यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगला टॉपिक लेके हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे और इसको थोड़ा सा सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि वो सभी अपने स्टूडेंट जो है अपने अपने नोट्स इसमें तैयार करते रहें। ठीक है ना, और जो उनको जो है बताया गया है, जो मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाला था कि जितने भी असाइनमेंट हैं और चार्ट और कॉपियाँ हैं वो 10-10 क्वेश्चंस वाली वो भी अपना जो तैयार करते रहे हैं। उससे संबंधित जो प्रॉब्लम है वो जो है मुझसे वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर या अलग व्यक्तिगत नंबर से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।